बच्चे का पुअर हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, विजुअल इश्यूज होना, बच्चे की फिंगर डेक्सटेरिटी की फिंगर्स की मूवमेंट कैसे उसको मैनिपुलेट करना है वो ना होना, बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स अच्छी नहीं है, बच्चे की लिखने में इश्यूज हैं, उनकी पेंसिल ग्रिपिंग, या तो वो अगर पेंसिल ग्रिप कर रहे हैं लाइक दिस लाइक ऐसे, मतलब उनका प्रॉपर ट्राइपॉड ग्रिप नहीं आ रहा है और उनको पेंसिल पकड़ने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर वो लिख रहे हैं और एकदम से टंग बाहर आ रही है, ओपन माउथ हो रहा है लिखते टाइम, ठीक है, या फिर उनका लिखने के टाइम पे जब वो लिख रहे हैं राइटिंग कर रहे हैं उनका पुअर पोस्चर है, बॉडी पोस्चर सही नहीं आ रहा है, तो ये सारे इश्यूज रहते हैं पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स से रिलेटेड। तो आज हम इन्हीं सब इश्यूज के बारे में बात करेंगे। अगर बच्चे में ये सारे इश्यूज हैं तो हमें पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स को चेक करना होता है, उसी की आज हम डिटेल्स जानेंगे। तो अगर ये इश्यूज हैं तो कीप वॉचिंग द वीडियो एंड अंडरस्टैंड इट कि कैसे क्या होता है ये चीज़ और कैसे इस पे हम काम कर सकते हैं, कैसे इसको टेस्ट कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम रिचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स, देखिए कुछ एक रिफ्लेक्सेस होते हैं, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स होते हैं जो बच्चा वूम्ब में होता है, जेस्टेशन पीरियड में होता है तब डेवलप होते हैं, और बर्थ के टाइम भी होते हैं, और विद इन 3-4-6 मंथ्स वो इंटीग्रेट हो जाते हैं, वो चले जाते हैं। तो पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स इज वन ऑफ प्रिमिटिव रिफ्लेक्स। तो वो क्या होता है, जैसे आप देखेंगे आपने बच्चे को हल्का सा यहाँ पर फिंगर से टच किया और बच्चा एकदम से आपको ऐसे मुट्ठी क्लोज करके फिंगर पकड़ लेता है, तो दिस इज इनवॉल्यूंटरी, बच्चे का कंट्रोल नहीं है, इट्स जस्ट कि उसने एक फील किया टच और वो ऑल ऑफ ए सडन उसने क्लोज कर लिया और बहुत टाइट क्लोज किया, ठीक है। तो दिस इज पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स। अब ये कब डेवलप होता है, जब 16 वीक्स का जेस्टेशन पीरियड हो जाता है बच्चे का, तो ये रिफ्लेक्स डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये बर्थिंग प्रोसेस में हेल्प करता है और विद इन 4 to 5 मंथ्स आफ्टर बर्थ के 4 to 5 मंथ्स के बाद ये इंटीग्रेट हो जाता है, मैक्सिमम 6 मंथ्स, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, वन इज कि इससे बच्चे की मसल टोन इंप्रूव होती है, बच्चा चीज़ें पकड़ना सीखता है, स्पेशल बॉन्ड क्रिएट होता है पेरेंट्स के साथ, टेक्टाइल स्टिमुलेशन उसको समझ में आती है, आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन बच्चे का इंप्रूव होता है, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज़ है, जैसे क्या होता है बच्चे की ग्रास कि बच्चा जो केयर गिवर है, मम्मा है, पापा, उनको पकड़ के रखने की टेंडेंसी, उसको होल्ड करना आता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स रहता है बच्चे की डेवलपमेंट में। विद इन 4-5 मंथ्स आफ्टर बर्थ ये इंटीग्रेट हो जाता है, मतलब चला जाता है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, बच्चा आसपास पड़ी चीज़ें खुद उठाना चाहता है, इनवॉल्यूंटरी नहीं होता, ठीक है। तो ये है पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स। अब बात करेंगे अगर ये रिटेन्ड, अगर ये रह जाता है, चला नहीं जाता, इंटीग्रेट नहीं होता और बच्चे के ब्रेन में रह जाता है, नर्वस सिस्टम में रह जाता है, तो व्हाट विल हैपन, जो मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको इश्यूज एक्सप्लेन किए थे, बच्चे का हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन पुअर होगा, फिंगर डेक्सटेरिटी, फाइन मोटर स्किल्स, विजुअल स्किल्स में इश्यूज आएंगे, लिखने में सबसे मेजर प्रॉब्लम, जब पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स रिटेन रह जाता है लिखने में प्रॉब्लम आती है, लिखते हुए बच्चे मुंह खोलते हैं, ओपन रखते हैं, पुअर पोस्चर रहेगा, जिसकी वजह से एकेडमिकली बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, देखिए जो पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स है उसको बैबकिन पेल्मा मेंटल भी कहते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द रिफ्लेक्स जो कनेक्ट करता है कि हैंड पे प्रेशर आया हल्का सा और मुंह ओपन होना, तो ये इंटरकनेक्टेड है बैबकिन पेल्मा मेंटल रिफ्लेक्स की, हथेली पे ज़रा सा भी कुछ भी टच हुआ या टेक्टाइल स्टिमुलेशन आया तो मुंह ओपन हो जाना। तो इससे क्या होगा, जब ये पामर रिफ्लेक्स रिटेन रहेगा तो बच्चे की स्पीच में इशू रहेगा ही रहेगा, स्पीच डिले, आर्टिकुलेशन में इश्यूज रहते ही रहते हैं। अगर ये सारे इश्यूज आपके बच्चों को हैं या आप देख रहे हैं कि बच्चे को इनमें से 2 या 3 या 4 इश्यूज हैं, तो हमें
पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स के लिए टेस्ट करना चाहिए कि कहीं बच्चे में ये रिफ्लेक्स तो नहीं है रिटेन, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। अब क्या होता है, ईयर्स ऑफ थेरेपी चली जा रही हैं, बच्चे की ना राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो रही है, ना स्पीच इंप्रूव हो रही है, टेक्टाइल इश्यूज रह गए हैं बच्चे के, अब हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव नहीं हो रहा है। तो वो क्या होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी सिर्फ अकेला सेंसरी इनपुट से नहीं होगा, वो पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी अगर आप साथ में करेंगे तब जाके बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो अब आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं, रिटेन होगा तो क्या इशू होंगे, हथेली और माउथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो स्पीच में भी दिक्कत आएगी। बैपकिन पेल्मामेंटल रिफ्लेक्स बोलते हैं, तो अगर माउथ से रिलेटेड है तो ये रूटिंग रिफ्लेक्स, एक रूटिंग रिफ्लेक्स पे मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो वो रूटिंग रिफ्लेक्स को भी एक्टिवेट रहता है, रिटेन्ड रहता है, चांसेस रहते हैं। तो बच्चे के ऑरल इश्यूज, माउथिंग, बाइटिंग, च्यूइंग, पिकी ईटिंग, ये सारे इश्यूज भी बच्चे में माउथ से रिलेटेड हो सकते हैं। तो अगर बैपकिन पेल्मामेंटल पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स है और बच्चे में माउथिंग भी है तो रूटिंग रिफ्लेक्स वाली एक्टिविटीज भी आपको करनी होगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अब आपको प्रोसेस समझ में आया। अब बात आती है, अब ये पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स समझ में आ गया, मैं टेस्ट कैसे करूं कि मेरे बच्चे को पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स है या नहीं है रिटेन। तो सिंपल सा टेस्ट है, आपने क्या किया, बच्चे की हथेली को पकड़ना है, कोई भी सॉफ्ट सी चीज आपने लेनी है और उसको ऐसे स्ट्रोक देना है, बिल्कुल बिना प्रेशर के, जस्ट एक टच। अगर बच्चा ऐसे ऐसे हिलाता है या हैंड में मूवमेंट आती है तो दैट इज पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स। अब आपने ये एक ही बार में नहीं आइडिया ले लेना है कि भैया मैंने किया, कई बार क्या होता है फ्लिंचिंग वैसे ही हो गई, हाथ वैसे ही हिल पड़े। तो आपने दिन में 2-3 बार इसको चेक करना है, अलग अलग पीरियड पे, थंब से लेकर इस तरह से आपने उसको टच देना है। अगर ऐसे ऐसे फ्लिंचिंग आ रही है दैट मीन्स 2, 3, 4 बार तो पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स है। अदर मूवमेंट यहाँ से नीचे से, हथेली के नीचे से आपने ऊपर की तरफ देना है। अब बच्चा ऐसे ऐसे, अगर देखिए आप नॉर्मल बंदे को करेंगे नहीं हो रहा, लेकिन अगर बच्चे को पामर रिफ्लेक्स है तो वो इस तरह से करेगा कि उसको क्लोज करना है, फ्लिंचिंग होगी, एल्बो में मूवमेंट, हैंड में मूवमेंट आएगा। तो दिस इज द सिंपल टेस्ट, मैंने आपको टेस्ट बता दिया। ठीक है, आपको जो इसके प्रॉब्लम्स रिलेटेड हैं वो बता दिया। अगर दोनों चीजें हैं तो दैट मीन्स पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स है। ठीक है, तो आई होप ये आपको अंडरस्टैंड आया हुआ होगा। आपने दिन में अलग अलग पीरियड पे 3 से 4 बार ये टेस्ट करना है और फिर जो समरी क्रिएट करनी है। अगर हर बार फ्लिंचिंग है तो 100% है, आउट ऑफ 4 आपने 4 में से 3 बार फ्लिंचिंग है तो भी पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स है। 50-50 है तो नो हार्म इन डूइंग एक्टिविटीज़, तो चांसेस नहीं। उसमें आप फिर सिम्टम्स को चेक कीजिए कि क्या मेरे बच्चे में ये सिम्टम्स हैं, 2 बार फ्लिंचिंग हुई, 2 बार नहीं हुई, सिम्टम्स हैं यानी कि कम है, रिटेंशन कम है, तो फिर हमें एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज़ को फॉलो करना है। तो नेक्स्ट अब बात आती है कि जब हम लोगों का इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट होता है तो ब्रेन में कुछ न्यूरल कनेक्शंस फॉर्म होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे ही यहाँ पर कुछ टच आया उसने ब्रेन को कमांड दिया, वो न्यूरल कनेक्शंस गए और वो मूवमेंट हुई। तो दिस इज इनवॉल्यूमेंट्री, इसमें बच्चे का कोई कंट्रोल नहीं है। तो अब हम जो एक्सरसाइजेस करते हैं उससे क्या होगा, हम लोग कुछ एक मूवमेंट्स करवाएंगे, वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट्स, की बच्चे को करवाना है वो मूवमेंट्स, ताकि वो जो पुराने ब्रेन में न्यूरल कनेक्शंस हैं वो उसको हम ब्रेक करके रीराइट करेंगे, नए पैटर्न्स देंगे जिससे बच्चे का कंट्रोल आएगा। ठीक है, वो पुराने न्यूरल कनेक्शंस ब्रेक हो जाएंगे, नए बनेंगे, बच्चे की वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट आएगी। तो दिस इज द प्रोसेस फॉर एक्सरसाइजेस। तो आई होप आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको ये क्लैरिटी आए कि कैसे काम करना है रिफ्लेक्सेस पे। आई होप दिस इज क्लियर। अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में डालिए, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको वो सब डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। तो अब बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइजेस की तरफ कि क्या क्या एक्सरसाइजेस होंगी पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स के लिए। एक्सरसाइज नंबर 1, कोई भी हमें स्पॉन्ज बॉल लेना है और उसको बच्चे को प्रेस कराना है। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज रहती है, फाइन मोटर एक्टिविटी है, फिंगर डेक्सटेरिटी इंप्रूव होगी और बच्चे का पामर ग्रास्प एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 2,
फिंगर आइसोलेशन एक्सरसाइज है। मैंने इसमें नंबर्स लिख दिए हैं हर फिंगर पे, ताकि बच्चे को विजुअल क्यूज दे पाऊँ और बच्चे को ईजिली वो एक्सरसाइज करा पाऊँ। टच 1, तो दोनों हैंड से 1 नंबर को टच करना है, 2, 3, 4 लाइक दिस। तो इससे दोनों हैंड से साइमल्टेनियसली फिंगर टचिंग कराना है। तो ये ब्रेन जिम एक्टिविटी भी है, ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शंस फॉर्म होंगे, तो फिंगर पे बच्चे का वॉल्यूमेंट्री कंट्रोल आएगा। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज रहती है टू रिमूव पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स, कि उसको इंटीग्रेट करने के लिए। ये 2 एक्सरसाइज हैं। वन इज बॉल प्रेसिंग, कोई भी स्पॉन्ज बॉल आप ले सकते हैं। कृष्णा भी स्मॉल, तो वो दोनों हैंड से कर रहा है। आप इसको जब अगर बच्चा बड़ा है 6 ईयर 7 ईयर, तो उसकी फिंगर्स और भी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी और उसको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आपने किस तरह से प्रेस कराना है, 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर, अलग अलग फिंगर से प्रेस कराइए। इस तरह से दोनों हैंड से कराइए, दोनों हैंड से साइमल्टेनियसली प्रेस कराइए, फिंगर से इस तरह से प्रेस कराइए। तो ये एक्सरसाइज रहती है। नेक्स्ट मैंने जो शेयर किया है, बहुत इजीली अगर विजुअल क्यूज के साथ आप करेंगे तो बच्चा कर पाएगा, और बहुत अच्छी ब्रेन एक्सरसाइज रहती है। तो ये 2 एक्सरसाइज हुई पामर ग्रास्प इंटीग्रेशन के लिए। द नेक्स्ट थिंग इज, क्योंकि देखिए व्हाट हैपेंस जिनमें रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस, कोई भी रिटेंशन है, मतलब कोई भी रिफ्लेक्स अगर रिटेन्ड है बच्चे में, तो सबसे बड़ा इश्यू क्या रहेगा, लो मसल टोन। उन बच्चों की मसल टोन वीक होगी, लो होगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो जॉइंट्स हैं, अब आपने कुछ हैंड पे उसको एक्टिविटी कराई या कुछ भी कराया, तो वो जो सिग्नल जॉइंट से जो सिग्नल ब्रेन तक जाता है वो नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, बिकॉज वो न्यूरल कनेक्शंस इतने इन्वॉल्यूमेंट्री वाले बने हुए हैं, और उसकी वजह से क्योंकि लो मसल स्ट्रेंथ है, तो वो सिग्नल प्रॉपर ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती। तो जब भी रिटेंशन का इशू रहेगा, हमें मसल टोन को स्ट्रेंथन करने के लिए भी काम करना है, ताकि बच्चे का जॉइंट एंड ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस है, फ्लो है, वो स्ट्रांगर हो पाए। तो जॉइंट पे और रिटेंशन वाली एक्सरसाइजेस पे हम लोग काम करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत जल्दी आएंगे। तो पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स में हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस फॉलो करनी है फॉर मसल टोन, वो भी, ताकि उससे भी आपको बेनिफिट हो। नंबर 1 एक्टिविटी इज व्हील बरो वॉक, लेग को सपोर्ट करते हुए हैंड से वॉक कराना है। तो इससे जो है हैंड पे प्रेशर जाएगा, तो पामर ग्रास्प इंटीग्रेट होने में हेल्प होगा। नंबर 2 बियर वॉक, तो इस तरह की कोई भी वेट बियरिंग की जिसपे पाम पे प्रेशर आए, वो एक्टिविटीज हमें बच्चों को करानी है। नंबर 3 इज पुशअप्स, इस तरह से मैंने बॉल का सहारा देते हुए उसको खड़ा कर दिया है, हैंड से पुशअप्स करने हैं। तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी। अगर बच्चा खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है किसी एक्टिविटी में, तो सिंपल आपने बेड पे इस तरह से हैंड के सपोर्ट पे बच्चे को लटका देना है और फिजिकली प्रॉम्प्ट देना है, ताकि बच्चा गिरे नहीं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी जब बच्चा कोऑपरेट ना कर रहा हो। तो इस तरह से आप डिफरेंट नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ करा सकते हैं बच्चे से, जहाँ पर वो हैंड पे प्रेशर ले। मंकी क्लाइंब आप करा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की एक्टिविटीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं और बहुत सारी करा सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आइडिया के लिए, ताकि आपको ये आइडिया रहे किस टाइप की एक्टिविटीज़ की मैं बात कर रही हूँ। द नेक्स्ट इज कि पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स जो है वो टेक्टाइल स्टिमुलेशन पे बेस्ड है। तो हमें बच्चों को टेक्टाइल एक्टिविटी भी करानी है, एक्टिव टेक्टाइल एक्टिविटी, मड में प्ले, मिट्टी में, सैंड, चावल, डिफरेंट टेक्सचर्स, शेविंग फॉर्म। तो वो हमें टेक्टाइल एक्टिविटी, ताकि वो जो टेक्टाइल स्टिमुलेशन, जो टेक्टाइल सेंसरी इश्यूज हैं, वो भी डाउन आए और पामर रिफ्लेक्स में इंटीग्रेट करने में भी हमें हेल्प आए। तो ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी है जब हम लोग पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे काम करेंगे। अब आपको काफ़ी हद तक आई होप क्लियर हुआ होगा पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स के बारे में। अब एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। जब भी हम लोग प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं, कई बार क्या होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी से रिजल्ट नहीं मिल रहा क्योंकि हम लोगों ने रिफ्लेक्सेस पे काम नहीं किया। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड प्रिमिटिव रिफ्लेक्स थेरेपी, ये सारे इंटरलिंक्ड हैं, और बेस्ट रिजल्ट तभी मिलेगा जब हम इनको एक साथ परफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स की एक्सरसाइजेस बताई, और साथ में ये जो मैंने लास्ट में एक्टिविटीज शेयर की, टेक्टाइल वाली, वेट प्रेशर वाली, वो सारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। तो ओवरऑल साइमल्टेनियसली सब इकट्ठा चलेगा, तो बच्चे के सेंसरी इश्यूज, बिकॉज दीज आर
ऑल आर लिंक्ड विद आर सेंसरी सिस्टम, क्योंकि पामर ग्रास रिफ्लेक्स में आपने देखा सेंसरी सिस्टम भी इन्वॉल्व है। तो जब वो सेंसरी सिस्टम पे हम लोग काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेंसरी डाइट देके, पामर ग्रास रिफ्लेक्स पे काम करके, तो बच्चे में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट रहती है और बच्चे का रिकवरी, अटेंशन, मतलब ग्रिप जो है, नॉलेज है, वो अच्छी आती है। तो दोनों को मिलकर करेंगे तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी। तो आई होप आई एम हेल्पिंग यू कि आपको समझ में आए कि ये होता क्या है और आपको क्लैरिटी आ रही होगी। मेरा मेन मकसद यही है कि आपको प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के बारे में एजुकेट करना, उसको समझाना। तो आई होप मेरा ये मकसद क्लियर हो रहा है और आपको बेनिफिट भी मिलेंगे, मतलब लिटरली मिलेंगे, और बच्चे को इम्प्रूव करते हुए देख के आपको भी बहुत खुशी होगी और उससे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। तो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। आई जस्ट बिलीव कि आई एम डूइंग समथिंग गुड और उससे कुछ अच्छा चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ, कीप कमेंटिंग। थैंक यू सो मच।